तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज का दिन काफी घटना बहुल रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी घटनाएं हैं। अभी सुबह सुबह जो एक महत्वपूर्ण खबर आई है जिसका डिटेल और ब्यौरा हमें अभी नहीं मिला है, वो ये कि उसका असर आपको एशिया के बाजारों पर दिखेगा। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच एक विवादित बॉर्डर इलाके में टकराव शुरू हुआ है। और ये एशिया में इस तरीके के क्लैश की घटना काफी समय के बाद है। घटना अभी स्टोरी ब्रेक हो रही है। इसकी विस्तृत जानकारी दिन में मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबरें हैं जो पिछले 5-6 घंटे में 7 घंटे में दुनिया में आई और जो बाजार को प्रभावित करेंगी, उनका सफर शुरू करते हैं। दुनिया के बाजारों की निगाह ईयू और अमेरिका की संधि पर है कि वो होगी या नहीं। वहां बात अभी बनती नहीं दिख रही है। यूरोपीय संघ करीब 117 बिलियन डॉलर के रिटेलिटरी टैरिफ की जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ट्रंप की जो 30% की ड्यूटी की सीमा है वो नजदीक है। हालांकि बातचीत जारी है, ऐसा पता चल रहा है। अमेरिका ने कल एक बड़ा काम किया है और नया काम किया है जिससे पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया होगी। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया पर नियंत्रण चाहता है। व्हाइट हाउस ने एक नई पॉलिसी जारी की है, उसे आप एक्शन प्लान कह सकते हैं, जिसमें अमेरिका ने एआई एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के निर्यात को केंद्र में रखा है। और एक कहा है कि अमेरिका अपने निर्यात के नए नियम तय करेगा जिससे कि ग्लोबल एआई डिप्लोमेसी में उसे नेतृत्व मिल सके। इस घटना का इसकी इसकी तैयारी पूरी दुनिया की आईटी कंपनियों पर, चिप कंपनियों पर और जो और एआई प्रोग्राम्स बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर इस योजना का असर पड़ेगा। जिरोम पावेल को लेकर ट्रंप का रुख थोड़ा बदल रहा है। कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन जिरोम पावेल को हटाया जाएगा, अब उनकी तरफ से संकेत आया कि हटाने की योजना नहीं है, लेकिन ब्याज दरों में कटौती के लिए दबाव बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा फेडरल रिजर्व के खर्चों की जांच भी चल रही है। एक घटनाक्रम दक्षिण अफ्रीका के साथ है। दक्षिण अफ्रीका के कुछ अधिकारियों और नेताओं पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। एक नए कानून का प्रस्ताव किया गया है जिसमें दक्षिण अफ्रीका के रूस, चीन और हमास के साथ संबंधों को लेकर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। ये अपने तरीके का पहला बिल है या है जो अमेरिका में के वैधान की विधायी सिस्टम में, लेजिस्लेटिव सिस्टम में मूव हुआ है, जिसमें किसी एक देश को लक्ष्य करके हमास और रूस चीन संबंधों के साथ प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसे इसका असर दुनिया के अन्य देशों पर भी हो सकता है। ईरान ने यह कहा है कि वो अगले हफ्तों में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि ग्लोबल वॉचडॉग है न्यूक्लियर व्यवस्था की, उसे ईरान आने की सहमति दे सकती है तकनीकी तौर पर, लेकिन वह अपनी न्यूक्लियर साइट्स को दिखाने के लिए तैयार नहीं होगा। इधर गाजा का हाल बेहद बुरा है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने वहां पर बड़े पैमाने पर भुखमरी की चेतावनी दी है। जापान के घटनाक्रमों में जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के इस्तीफे की संभावना कल तक बन रही थी, पर कल उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने अमेरिका के साथ संधि का स्वागत किया है। जापान के वित्तीय बाजारों में कई और घटनाक्रम हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी यूके की यात्रा पर लंदन पहुंचे हैं, जहां व्यापार समझौते पर दस्तखत होंगे। करीब करीब 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क में रियायत होगी। यह शुल्क हटेगा यूके के बाजारों में। भारत ब्रिटिश विस्की और कारों के आयात को सस्ता करेगा। इधर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है जो भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से जरूर महत्वपूर्ण है। दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए अब वीजा फ्री एंट्री पर सहमत हुए हैं। और ये वीजा फ्री एंट्री का पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया और महत्वपूर्ण समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कल एक बड़ा फैसला दिया और उसने कहा कि देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने की कानूनी बाध्यता माननी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जवाबदेही का जोखिम होगा। हालांकि न्यायालय के फैसले बाध्यकारी नहीं होते हैं, सुझाव के तौर पर होती हैं तो लेकिन दुनिया के देश इनको कितनी गंभीरता से लेंगे। लेकिन पर्यावरण का संकट और क्लाइमेट चेंज को लेकर इस फैसले को जो क्लाइमेट चेंज पर बनी सहमति थी जो अब लड़खड़ा रही है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ प्रमुख आर्थिक आंकड़े आए। अमेरिका में जो मौजूदा घर है उनकी बिक्री करीब 2.7% गिरी, 9 महीने के निचले स्तर पर आ गई। मॉर्गेज दरें बढ़ी हैं और महंगाई का असर दिख रहा है। कनाडा में नए घरों की कीमतों में करीब 1.7% की गिरावट आई है। आर्थिक मंदी का असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। हालांकि यूरो क्षेत्र का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जुलाई में करीब 14.7 तक बढ़ा है, जो अपेक्षा से बेहतर है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे थोड़ा दबाव दिखता है। यूरोपीय संघ में एक बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि 11 यूरोपीय संघ के देशों ने
व्यापारियों और किसान के विरोध के कारण जो वनों की कटाई को लेकर सख्त कानून बनाए गए थे, इन्हें उदार करने की और लागू करने में देरी की मांग की। यूरोपियन यूनियन बेहद सख्त कार्बन मैकेनिज्म को और पर्यावरण कानूनों को लागू कर रहा है, जिसका विरोध हो रहा है वहां के उद्योग और व्यापार में। दुनिया के कई देश यूरोपीय संघ को निर्यात करते हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके के कार्बन प्रतिबंध लगाए जाने की या कार्बन उत्सर्जन कम करने की शर्तें लगाई जा रही हैं। तापमान की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से चीन से जो खबर आई है वो चीन की डिफ्लेशनरी अर्थव्यवस्था के लिए, जो कि उत्पादन जहां घट रहा है उसके लिए और चुनौतीपूर्ण है। चीन में जुलाई में 16 प्रमुख शहरों का तापमान 35 डिग्री के सेल्सियस से अधिक रहा है। बिजली और आर्थिक उत्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इसका भी असर हमें आने वाले महीनों में चीन के आर्थिक आंकड़ों पर दिखाई देता है। चीन ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है कि जो ड्राइवरलेस कारें या स्वचालित वाहन हैं उसमें एल्गोरिदम की पारदर्शिता के लिए और सुरक्षा को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। धीमे धीमे दुनिया के देशों में ड्राइवरलेस कारों के लिए इथिकल और कानून और नियम और कानून बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन चीन की 10 वर्ष की बॉन्ड यील्ड में बढ़त हुई है। अमेरिका और चीन के बीच जो प्रस्तावित व्यापार वार्ता है उसके पहले चौथी लगातार बढ़त दिख रही है। श्रीलंका में ब्याज दरें करीब करीब 7.75% पर स्थिर हैं। Q3 इस तिमाही में, अगली तिमाही महंगाई में थोड़ी कमी के संकेत हैं। जापान में दो महत्वपूर्ण खबरें आई। जापान में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 17 साल की ऊंचाई पर है, राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए। और जापान का फैक्ट्री उत्पादन फिर तेजी से गिर के कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। इस बीच में जापान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती दिख रही है। चुनाव होने वाले हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उच्च सदन में अपना बहुमत गंवा चुकी है। कोरिया के नतीजे अच्छे हैं। कोरिया में दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर रही है। कमोडिटी बाजार में आज कई घटनाक्रम है। भारत में सोना करीब 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम से ऊपर चला गया है। इस साल सोने की कीमत 26% बढ़ी है। सोने की ये महंगाई इस समय आई है जब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और बाजार को इस बात की उम्मीद है कि इस बार त्योहारी सीजन में मांग पहले से कम रहेगी, क्योंकि सोने की इतनी महंगाई के कारण ज्वेलरी के ग्राहक कम आने की संभावना है। ग्लोबल बाजार में चांदी 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। चांदी की ये तेजी चौंकाने वाली है। 2025 में ही चांदी की कीमतें करीब करीब 36% बढ़ी हैं। टैरिफ का असर तो है ही, इसके अलावा बाजार में चांदी की आपूर्ति में भी कमी है और कीमतें और ज्यादा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर्स में कल गिरावट थी, लेकिन आज हल्की बढ़त दिख रही है। अमेरिका के क्रूड रिजर्व्स में कमी दर्ज की गई है। टैरिफ के कारण अमेरिका की मांग में को लेकर, क्रूड ऑयल की मांग को लेकर असमंजस बना हुआ है। नेचुरल गैस की कीमतों में करीब 5% की तेज गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में खासी हलचल थी पिछले 2 दिनों से। जापान की संधि के बाद और अमेरिका के टैरिफ के बाद डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट आई। जापान संधि के बाद 97.4 पर पहुंच गया, हालांकि इसके बाद इसमें स्थिरता दिखाई दी है। यूरो क्षेत्र में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेहतर होने के कारण यूरो मजबूत दिख रहा है। स्टर्लिंग में भी मजबूती दिख रही है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करीब 8 माह की ऊंचाई पर पहुंच गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों और मांग से चीन का युआन भी करीब 36 सप्ताह की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती के बाद भारतीय रुपए की स्थिति थोड़ी डावाडोल है। बाहर से विदेशी निवेश का प्रवाह भी कम हो रहा है। विदेशी निवेशक बिकवाली भी कर रहे हैं। भारतीय रुपया का लगातार छठे दिन दबाव में रहा, गिरावट में रहा और 1 महीने के निचले स्तर पर है। रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का इंतजार किया जा रहा है। क्रिप्टो बाजार, गोल्डमैन सैक्स और बीएनवाई मेलन टोकेनाइज्ड मनी मार्केट फंड की योजना बना रहे हैं। पूरी दुनिया में अब अलग अलग वित्तीय प्रोडक्ट और बाजारों के लिए टोकनाइज्ड विकल्प लाने की तैयारियां चल रही हैं और इसमें गोल्डमैन सैक्स ने आगे आकर मनी मार्केट फंड को टोकेनाइज करने की तैयारी की है, जिससे कि वित्तीय संस्थाओं को निवेश के और ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। क्रिप्टो बाजार में लगातार मजबूती है। बिटकॉइन और ईथर सर्वोच्च स्तरों पर हैं। आज सुबह सभी टोकन्स हरे निशान में दिखाई दे रहे थे। अ, फ्रांस में कॉर्पोरेट खबरों में फ्रांस में रेना की बिक्री दूसरी तिमाही में स्थिर रही है। यूरोपीय मांग कमजोर है। टैरिफ का असर दिख रहा है और रूस के बाजार से कोई मांग नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण खबरों के साए में होगा। इन्फोसिस के कल नतीजे आए, Q1 के अच्छे रिजल्ट्स थे। बाजार आज उसका पर प्रतिक्रिया करेगा। भारत ने एक और काम किया है। भारत ने 5 साल बाद चीन के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा बहाल किया है। चीन के साथ रिश्ते उदार करने की, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एडीबी ने और इंड्रा ने, दो ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान 2025-26 में घटा दिए हैं। एडीबी ने अपना अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% किया है, क्योंकि मांग कमजोर है और निर्यात न बढ़ने का जोखिम है। इंड्रा ने भारत की जीडीपी अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है।
इसके साथ पहले तिमाही में भारत में विदेशी निवेश में भी करीब 24% की गिरावट दर्ज हुई है। सर्विसेज और ऑटो सेक्टर में गिरावट सबसे तेज है। मुख्य असर अमेरिकी टैरिफ का है, क्योंकि भारतीय उद्योगों के लिए निर्यात की संभावनाओं पर थोड़ा रिस्क दिखाई दे रहा है। एक बड़ी खबर है कि वॉलमार्ट की कंपनी मिंत्रा, जो कि भारत का प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वॉलमार्ट जिसे संभालती है, उस पर एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने नया मामला दर्ज किया है। ये महत्वपूर्ण खबर है और ये आज पूरे दिन भर में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। घोटाले और विवादों में फंसे इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने 30,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। इस पर आज बाजार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इसके अलावा इन्फोसिस के नतीजे जो कल आए थे, उन पर भी बाजार आज रिएक्ट करेगा। कुछ और प्रमुख कंपनियों के नतीजों पर आज बाजार की प्रतिक्रिया दिखेगी। अगले 24 घंटों में रिजल्ट्स के अलावा यूरोपीय संघ और अमेरिका की वार्ताओं पर निगाह रहेगी, क्योंकि उसकी जवाबी शुल्क योजना क्या हो सकती है या किसी व्यापार युद्ध का जोखिम है। चीन और यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता शुरू हो रही है, उससे क्या निकल कर आता है वो भी खासी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका एक तरफ यूरोपीय संघ एक तरफ चीन के साथ शिखर वार्ता कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं चल रही हैं। भारत और यूके के व्यापार समझौते पर दस्तखत होंगे और इसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। और भारत में पीएमआई के नंबर आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि भारत के आर्थिक उत्पादन की नब्ज कैसी है। तो उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। मुंबई से हम वापस चलते हैं नोएडा, हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।